और आप कामयाबी को चाहते हैं तो लोगों को इनवाइट करें। हमारे महागुरु आ चुके हैं। मैं इस खूबसूरत गुलदस्ते से सर का स्वागत करना चाहती हूँ, वेलकम करना चाहती हूँ कि सर का समय हम लोगों को मिला और आज हम लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। 2005 में जो विजन मेरा क्लियर हुआ था, 2005 में जो मुझे फीलिंग आई थी कि सर को सुन के जो मैंने डिसीजन लिया था, वो आज डिसीजन आप सबके बीच में जो नए लोग आएंगे तो वो नए लीडर तैयार होंगे। जो हमारे आज के लीडर आदरणीय जो बिहार, पटना बिहार से है कपिलेश्वर राय सर, तो आज आप 1 घंटे बाद ना पछताएं, उससे बेहतर है कि उठाइए फोन और लोगों को बुलाइए। वाकई में उनके इनवाइट करें सर को इनवाइट करें। तो मैं अब बुलाना चाहूंगी बलवीर सर को, जो ग्वालियर से हैं, जिन्होंने बड़े से बड़े लीडर को लेके हम लोगों के बीच में आते हैं बिना समय गवाए, क्योंकि वैसे भी लिंक के वजह से थोड़ा सा हम लोग डिस्टर्ब हो चुके थे। तो मैं जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहूंगी बलवीर सर को, जो ग्वालियर नहीं पूरे इंडिया में, आज के समय में पूरे इंडिया में छाए हुए हैं, जिनकी भी स्टोरी सेम उसी तरह है। मैं जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहूंगी। जी बलवीर सर, वेलकम मैम। राय साहब को बुलाएं, बिल्कुल समय हो चुका है, राय साहब को दूसरी मीटिंग लगी है, आप इनवाइट करें राय साहब को। जी वेलकम मैम। जी सर, जी सर। तो बिल्कुल मैं बड़े सम्मान के साथ सभी लीडरों के सहयोग से, जैसे हमारे बीच में आदरणीय वीरेंद्र तिवारी सर हैं और हमारे बीच में माधव कुशवाहा सर हैं, हम सब के महागुरु ट्रेनर जो बहुत अच्छे ट्रेनर मारे जाते हैं, देवेश प्रताप सर हैं, बाला सर जो भोपाल से हैं, रामचंद्र सर कानपुर से जो रॉयल्टी अचीवर है, नवल किशोर सर जो ग्वालियर से हैं, डॉक्टर केसी प्रजापति सर जो ग्वालियर से हैं, आप सबके सहयोग से मैं इस खूबसूरत गुलदस्ते के साथ मैं सर का वेलकम करना चाहती हूँ। सर आप आए और वो इंतजार की घड़ी समाप्त हो, हम सब आपके इंतजार में बैठे हुए हैं आपकी कहानी सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी के लिए। जी सर, आए सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बलवीर सर को और जितने सीनियर साथी हैं सबको। थोड़ा सा आज मेरा शेड्यूल ऐसा हो गया, कल मेरी गोरखपुर में मीटिंग थी और शाम को 6 बजे ट्रेन थी, सुबह हमको 4 बजे घर आ जाना था, लेकिन वो ट्रेन इतनी लेट हो गई कि आई ही 2 बजे रात को, और अभी 15 मिनट पहले हम घर आए, फ्रेश भी नहीं हुए हैं और बैठ गए और 10:30 बजे हमको एयरपोर्ट जाना है किसी को लेने, तो थोड़ी सी समय का ये है, लेकिन फिर भी जिस काम के लिए आप लोगों ने बुलाया है उस काम को तो करना ही पड़ेगा। उस काम में कंजूसी अपन कभी न करते हैं न कभी करेंगे। और आज जैसा देख रहे हैं 100 लोग इस मीटिंग में हैं, 100 लोगों की मीटिंग है। अब किस कारण से थोड़ा सा आईडी अगर पहले मालूम होता तो अपने पास तो 1000 लोगों की आईडी है, उस पर कर लेते, लेकिन चलिए थोड़ा सा हम लोगों में मिसगैपिंग हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन जो 100 लोग हैं, जैसे केसी सर और बीसी सर कहते हैं कि 2 लोग भी अगर आपकी बात से समझ गए इस बिजनेस को तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। यहाँ तो 100 लोग हैं और 100 लोग जो सामने दिखाई दे रहे हैं वो 100 के 100 यहाँ डायमंड बैठे हुए हैं। ये भविष्य के डायमंड बन सकते हैं। सारे लोग माधव कुशवाहा सर दिखाई दे रहे हैं और बड़े भाई देवेश सर दिखाई दे रहे हैं मेरे को, और वीरेंद्र तिवारी जी भी हैं, बहुत बहुत लोग हैं। बलवीर भैया का तो कहना क्या। जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी, और अपने बिल्कुल एक बिजी शेड्यूल में आपने समय निकाला। और हम सभी लोगों से बोलेंगे यूट्यूब पे जगह, हमारा यूट्यूब चालू हो गया है, ये अपनी टीम को यूट्यूब पे भेजे, सभी लोग अपने अपने साथी जो नहीं आ पा रहे। थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात सुनेंगे क्योंकि अपने पास अभी आधा घंटा समय है। कहानी जैसे दीदी बोल रही थी कि मेरी कहानी, तो आज कहानी अपनी लंबी नहीं करेंगे, काम की बात करेंगे। और सीनियर लोगों से आग्रह है कि वो थोड़ा सा वीडियो खोल कर रहेंगे, क्योंकि जो लोग वीडियो खोल कर नहीं रहते उनसे
कनेक्ट हम शायद उतना नहीं हो पाते हैं जितना वीडियो कॉल कर लोग रहते हैं। नए लोग हैं जो दीदी ने कहा कि इनकी कहानी, तो कहानी तो मेरे से भी बहुत हो सकता है नीचे किसी का हो, मेरे से भी बुरी कहानी किसी की हो, लेकिन अपनी बात बताने से पहले थोड़ा सा परिचय तो देना पड़ेगा, अपने बारे में बताना पड़ेगा। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम इस बिजनेस को नहीं कर सकते। बहुत लोगों को लगता है कि हम बहुत गरीब हैं, इस बिजनेस को नहीं कर सकते। बहुत लोगों को लगता है कि हम गांव के रहने वाले हैं, इस बिजनेस को नहीं कर सकते। हमको भी लगता था यही, और मेरी बात सुनकर बहुत लोगों को लगता है कि जब यह कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। परिचय से अपना शुरुआत करते हैं। नाम कमलेश्वर राय। लेकिन परिचय देने से पहले फिर एक बात बता देते हैं। जब अपना परिचय हम देते हैं, अपनी बात बोलते हैं, तो मैक्सिमम लोगों को लगता है कि आदमी झूठ बोल रहा है। ऐसा कहानी ही है, ऐसा कहानी है कि लोगों को लगता है कि झूठ बोलता है। लेकिन आरसीएम बिजनेस में जहां तक मेरा अनुभव है पिछले 18 सालों का, कि आरसीएम में सच बोलने पर लोग विश्वास नहीं करते। सच बोलने पर लगता है कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है, तो झूठ बोलने की यहाँ जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि सच भी ही लोगों को पचता नहीं है। अगर किसी को बताया जाए कि आरसीएम से क्या हो सकता है, तो सच उसको नहीं पचेगा। दूसरे कंपनियों में कुछ होता नहीं है, इसलिए झूठ बोलना पड़ता है। यहाँ सच बोलने पर भी लोगों को विश्वास नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। नाम कमलेश्वर राय, रहने वाला पटना बिहार का। उम्र 64 साल 2 महीने 24 दिन, और क्वालिफिकेशन दूसरी क्लास फेल। दूसरी क्लास फेल के दूसरी क्लास फेल इसलिए कि जब हम दूसरी क्लास में थे तो मेरे इस दाहिने हाथ में करंट लग गया था, इसलिए मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई। बहुत मजबूरी में दिन कटा। ऐसी ऐसी स्थिति आई, परिस्थिति आई कि अगर यहाँ बताएं तो आपकी आंखों से नहीं, आप जिस घर में बैठे हैं उस दीवार से, उस छत से भी आंसू टपक पड़ेंगे। लेकिन किसी दिन बड़े आईडी पर हम लोग मीटिंग करेंगे तो पूरी कहानी हम सुनाएंगे। पढ़े लिखे नहीं थे, हाथ काम नहीं करता था, इसलिए ठीक से मजदूरी भी नहीं कर सकते थे। गांव से शहर आए, सपना बड़ा था। क्योंकि कलाम साहब एक बात कहते थे कि अगर सपना देखना हो तो कभी छोटा सपना नहीं देखना चाहिए, हमेशा बड़ा सपना देखना चाहिए। इसलिए हमेशा हम बड़े बड़े सपने देखते थे। मौका नहीं मिलता था। लेकिन कलाम साहब की बात की, अगर कभी ऊपर वाला आपके जीवन में तकलीफ लाए तो ऊपर वाले को धन्यवाद दें, क्योंकि ऊपर वाला को आप पर विश्वास है कि चाहे कैसा भी रोल देंगे आपको तो निभाएंगे। और यह बात मेरे को समझ में आई। मेरे गांव में एक व्यक्ति थे जो मिलिट्री से रिटायर होकर आए थे, और उनका पूरा नाम आज भी मालूम नहीं, लेकिन वो उनको लोग जादव जी कहते थे, इसी नाम से वो मशहूर थे। वो पढ़े लिखे एकदम नहीं थे। पहले बिना पढ़े लिखे लोगों को मिलिट्री में बहाल कर लिया जाता था। पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन हमेशा एक बात बोलते थे, और उनको अंग्रेजी बोलने का शौक था। भाषा पर पकड़ नहीं थी। वो जो बोलते थे उसका सेंटेंस सही नहीं होता था, लेकिन जो बोलते थे लोगों को समझ में आ जाता था कि ये कहना क्या चाहते हैं। तो हमेशा एक बात बोलते थे, और वह बात दिल को छू जाती थी। किसी को वह बात समझ में आ जाए तो उसकी लाइफ बन जाती थी। वो कहते थे वर्ल्ड इज स्टेज। देखिए, उन्हीं की भाषा में हम बता रहे हैं। हो सकता है सेंटेंस गलत हो, लेकिन आपको हम कहना क्या चाहते हैं समझ में आ जाएगी। वो कहते थे वर्ल्ड इज स्टेज, लाइफ इज ड्रामा, मैन इज एक्टर, गॉड इज डायरेक्टर। वो कहते थे कि ये दुनिया जो है ये स्टेज है,
अपना जीवन जो है यह ड्रामा है। हम यहाँ एक्टर हैं, एक्टिंग करने के लिए आए हैं और गॉड डायरेक्टर है। वो जैसे जैसे डायरेक्शन देता है हम लोग वही करते हैं, अपने मन से कुछ करते नहीं है। अब जब नाटक कर रहे हैं तो गॉड डायरेक्टर है, वह गॉड सबसे कठिन रोल किसको देता है? गॉड या डायरेक्टर। आपके आसपास भी कहीं नाटक होता होगा तो देखे होंगे कि जब डायरेक्टर रोल देने के लिए चुनता है तो जो मेन रोल होता है वो उस व्यक्ति को देता है जिसको विश्वास होता है कि ये तो निभाएगा रोल अच्छी तरह से। मतलब गॉड अगर बढ़िया रोल देता है, गॉड अगर ऊपर वाला आपको रोल देता है बढ़िया, तो समझिए कि ऊपर वाला आपको हीरो बनाना चाहता है। ऊपर वाला हीरो बनाना चाहता है इसलिए कठिन रोल देता है। इसीलिए कलाम साहब कहते थे कि आपके जीवन में जो भी होता है ऊपर वाला आपके अच्छे के लिए करता है। कुछ लोगों को कष्ट होता है तो वो टूट जाते हैं और कुछ लोग कहते हैं शाबाश, मेरे डायरेक्टर ने मेरे को हीरो बनाने के लिए कठिन रोल चुना। और इसलिए जीवन में कभी हम नेगेटिव नहीं। घर से पटना आ गए। पटना में एक नौकरी हमने की। कैसा नौकरी कि आप सुनेंगे तो शायद विश्वास नहीं होगा। 1200 रुपए का नौकरी हमने शुरू किया एक कपड़े की दुकान पर। वहां मेरा काम था सुबह उस दुकान में झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना और दिन भर वहां आने वाले ग्राहकों को पानी पिलाना। बदले में मिलता था 1200। 300 रुपए की किराए की एक झोपड़ी हमने ली और 900 रुपए में 4 बच्चे, पत्नी और हम। ये मेरी लाइफ चल रही थी। अब थोड़ा कल्पना करके देखें, पटना जैसे बड़े शहर में कैसे 1200 रुपए में चल रहा होगा। लेकिन फिर भी कभी उदासी नहीं चेहरे पर थी। मौके की तलाश में थे, क्योंकि कलाम साहब की बात याद थी। वो कहते थे कि आपको जीवन में मौका मिलेगा, जीवन में मौका मिलेगा। अगर आपके सपने बड़े हैं तो ऊपर वाला आपको मौका देगा, आपको उस मौके को पकड़ना है। मेरे जीवन में भी 9 जनवरी 2004 का दिन आया। संडे का दिन था। उस दिन दुकान बंद रहती थी। हम अपने जीवन से निराश हो गए थे। अचानक एक मेरा मित्र मिला और अपने बाइक पर बैठाकर पटना के आईएमए हॉल में लेकर चला गया। वहां ले जाकर बीसी छबड़ा जी की मीटिंग हो रही थी, उसने उस मीटिंग में बैठा दिया। बीसी छबड़ा जी मीटिंग लिए। उनकी हर बात अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि हमको जबरदस्ती बैठाया गया था। लेकिन कुछ कुछ बातें, जैसे बीसी छबड़ा जी ने एक बात कही कि आप गांव के रहने वाले हो कि शहर के रहने वाले हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि आप पढ़े लिखे हो या अंगूठा छाप हो, इससे भी आपके जीवन में फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि आपके इसमें भेजा है कि नहीं, इससे भी आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि आपके जीवन में फर्क पड़ता है, इसलिए नहीं कि इसमें भेजा है कि नहीं, आपके जीवन में फर्क पड़ता है कि इसमें कामयाबी का कलेजा है कि नहीं। और जैसे ही बीसी छबड़ा जी ने यह बात कही, मेरे को लगा कि नहीं, भेजा तो नहीं है मेरे में, लेकिन कलेजा कामयाबी का है। और हमने अपने दोस्त से जो ले गया था, कहा था कि इस आदमी से मिला सकते हो क्या? उस आदमी ने कहा कि चलो मिलाते हैं होटल में। हम होटल में गए तो 10-15 लोग और बैठे हुए थे, हम भी गए। सब लोग सवाल कर रहे थे, हम भी सवाल किए कि सर मेरे जैसा आदमी इस बिजनेस में कुछ कर सकता है क्या? उन्होंने कहा एकदम कर सकते हो, हीरो बन सकते हो, करोड़पति बन सकते हो, अरबपति बन सकते हो। अब 1200 रुपया की नौकरी करने वाले व्यक्ति को कोई कहे करोड़पति बन सकते हो, अरबपति बन सकते हो, तो मजाक लगेगा। हमको भी मजाक लगा। लेकिन अचानक बात होते होते बीसी छाबड़ा जी ने सबसे कहा
कि वाकई में आप लोग अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं? तो लोगों ने कहा कि जी करना चाहते हैं। बीसी छाबड़ा जी ने कहा कि वाकई आपके सपने बड़े हैं? सबने कहा कि जी सर बड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके क्या-क्या सपने हैं? आप सबको एक पेपर दिया उन्होंने और पेंसिल दिया, कहा कि आपके पास जो भी सपने हैं। प्रेम नारायण जी, थोड़ा-सा ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ जितने बैठे हैं, सब पर मेरी नज़र है। हम नहीं चाहते कि आपका ध्यान इधर-उधर जाए। कोई काम हो, आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका भी ध्यान भंग हो रहा है, मेरा भी ध्यान भंग हो रहा है। बीसी छाबड़ा जी ने एक पेपर दिया और कहा कि आपके जीवन में जो भी सपने हैं, वो लिखो, सबको। उन्होंने कहा किसी को दिखाओ नहीं, लिखो। सबने लिखा, किसी ने लिखा कि बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, किसी ने लिखा बहुत बड़ा बंगला चाहिए, किसी ने कहा करोड़ों रुपए बैंक बैलेंस चाहिए, किसी ने कहा कि बच्चे देश-विदेश में पढ़े, सबने लिखा। और फिर बीसी छाबड़ा जी ने सबको कहा कि 1 मिनट के लिए अपनी आँख बंद कीजिए। बीसी छाबड़ा जी ने सबसे कहा कि 1 मिनट के लिए अपना आँख बंद कर दीजिए। बलबीर सर वीडियो आपका बंद है। सिया दीदी, बलबीर सर को बोलिए वीडियो खोलने के लिए। खुला है सर मेरा वीडियो? अच्छा वीडियो में है, चलिए। बीसी छाबड़ा जी ने कहा कि सारे लोग 1 मिनट के लिए आँखें बंद कीजिए। अब वही बात हम दोहरा रहे हैं आप लोगों को। आप लोगों को वो भी कह रहे हैं कि 1 मिनट के लिए आँख बंद कीजिए। सारे लोग अपनी आँख 1 मिनट के लिए बंद करें। और जो बात बीसी छाबड़ा जी ने कहा वही बात दोहरा रहे हैं। बीसी छाबड़ा जी ने उस दिन कहा था हमसे कि 1 मिनट के लिए आँख बंद करके आपके जो सपने हैं विजुअलाइज़ कीजिए कि वो सारे पूरे हो गए हैं। किसी का सपना है, सोनू दीदी आप भी आँखें बंद कर लें, सब लोग बंद करें और जो बोल रहे हैं वो आप लोग याद रखें। बहुत लोगों का आँख खुला है और हम चाहते हैं कि सब लोग 1 मिनट के लिए बंद करें आँख। और जो हम मेरे साथ हुआ था वही आपको हम बताने जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि 1 मिनट के लिए आँख बंद करके महसूस कीजिए कि आपका जो सपना है कि बहुत बड़ा बंगला चाहिए, आपके पास बंगला है, उस बंगले में टहल रहे हैं। अगर आपका सपना है कि बहुत बड़ी गाड़ी मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, तो आप उस मर्सिडीज गाड़ी पर घूम रहे हैं। अगर आपका सपना है कि आपके बच्चे देश-विदेश में पढ़ें, तो महसूस कीजिए कि आपके बच्चे देश-विदेश में पढ़ रहे हैं। सारे लोग विजुअलाइज़ कर रहे थे और हम अंदर-अंदर मुस्कुरा रहे थे। हमने कहा कि यह आदमी बेवकूफ बना रहा है क्या? लेकिन आप लोग विजुअलाइज़ कीजिए और मेरी बात सुनते रहिए। हमने कहा कि यह आदमी तो बेवकूफ बना रहा है। अब महसूस करने से कि बहुत बड़ा बंगला हो जाएगा, महसूस करने से कि आँख अब खोल लीजिए आप लोग। महसूस करने से कि बहुत बड़ा बंगला हो जाएगा, बहुत बड़ी गाड़ी हो जाएगी, बच्चे देश-विदेश में पढ़ने लगेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? और जब आँख खोलने के लिए बीसी छाबड़ा जी बोले, तो हमने कहा कि सर काम की बात थोड़ा किया जाए। आपने करोड़ों की बात करी, बहुत बड़े बंगले की बात करी, बहुत बड़े गाड़ी की बात करी, ये मज़ाक नहीं तो क्या है? ऐसा हो सकता है क्या? आपने तो 1 मिनट में हम लोगों को अंबानी बना दिया। उन्होंने मेरा नाम पूछा, हमने कहा कमलेश्वर है। उन्होंने कहा कमलेश जी ऐसा हो सकता है, आप 1 मिनट के लिए अंबानी बन गए हो, ऐसा हो सकता है, तुम भी अंबानी बन सकते हो, तुम भी बिड़ला बन सकते हो, तुम भी टाटा बन सकते हो। हमने कहा कि सर ये मज़ाक नहीं तो क्या है? तो उन्होंने कहा तुमको मज़ाक लग रहा है लेकिन ये मज़ाक नहीं है। तुम अंबानी बन सकते हो, तुम टाटा बन सकते हो, तुम बिड़ला बन सकते हो। हमने कहा कि सर हम 1200 रुपए का नौकरी करते हैं। उन्होंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम अंबानी बन सकते हो। हमने कहा कैसे? थोड़ा-सा बताइए ना कैसे हम अंबानी बन सकते हैं? तब उन्होंने एक बात कही और उनके उस बात से मेरी दुनिया बदल गई। और इस बात को आप लोगों को ध्यान से सुनना होगा।
उन्होंने कहा कि तुम अंबानी बन सकते हो। हमने कहा कैसे? तब उन्होंने कहा कि अपने माइंड को सेट करो और पता करो किसी बुक से, किसी जानकार व्यक्ति से, गूगल से, कि अंबानी बनने में कितना दिन लगा था। उन्होंने कहा कि तुम पता करो कि अंबानी को अंबानी बनने में कितने दिन लगे थे। हमने कहा कि सर हमको नहीं मालूम, थोड़ा आप बता दो। उन्होंने कहा कि अंबानी को अंबानी बनने में पूरे 50 साल लगे थे। उन्होंने कहा कि अंबानी को अंबानी बनने में पूरे 50 साल लगे थे। हो सकता है कि तू भी 50 साल में अंबानी बन जाए। अब यहां तो मेरा माथा थोड़ा सा ठनका। और फिर उन्होंने कहा कि थोड़ा सा पता करो कि अंबानी अंबानी बनने से पहले करते क्या थे। तो हमने कहा कि यह तो बात मालूम है सर। उन्होंने कहा कि बताओ क्या मालूम है। हमने कहा कि एक पेट्रोल पंप पर 500 रुपए का नौकरी करते थे पेट्रोल भरने का। उन्होंने कहा कि तुम कितने का नौकरी करते हो? हमने कहा 1200 का। उन्होंने कहा कि बेटा जब 500 का नौकरी करने वाला अंबानी बन सकता है तो तू तो 1200 का नौकरी करते हो, तू क्यों नहीं अंबानी बन सकते हो? 500 का नौकरी करने वाला अंबानी बन गया तो 1200 का नौकरी करने वाला अंबानी क्यों नहीं बन सकता है? हाँ, उसको 50 साल लगा, तुम चाहते हो 5 साल में अंबानी बनना, नहीं बन सकते। उसको अंबानी बनने से पहले कोई नहीं जानता था। जब अंबानी बना तब लोग जान गए कि अंबानी भी कोई चिड़िया का नाम है। तुमको 50 साल नहीं लगेगा अंबानी बनने में। हमने कहा करना क्या पड़ेगा? तब उन्होंने कहा कि जो अंबानी करता है वही करना पड़ेगा। हमने कहा कि जो अंबानी करता है वही करना पड़ेगा, सर ये मजाक नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पता करो अंबानी करता क्या है। हमने कहा क्या करता है बता दीजिए। उन्होंने कहा कि अंबानी नेटवर्क बनाता है। जैसे ही उन्होंने नेटवर्क का नाम लिया, हमने कहा कि सर नेटवर्क बनाना होगा तो हम यह काम नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा क्यों? हमने कहा नेटवर्क बिजनेस से तौबा मेरा है। उन्होंने कहा कि किसी नेटवर्क में नहीं जुड़े हुए हो। हमने कहा किसी नेटवर्क में न जुड़े हुए हैं, न जुड़ेंगे, न किसी को सलाह देंगे। उन्होंने कहा बेटा तुम नेटवर्क में जुड़े हुए हो। हमने कहा कि नहीं जुड़े हुए। उन्होंने कहा कि जो शर्ट पैंट पहने हुए हो किस कंपनी का है? हमने कहा सिया राम का। उन्होंने कहा बेटा जी आप सिया राम के नेटवर्क से जुड़े हुए हो। उन्होंने कहा गंजी किस कंपनी का पहने हो? हमने कहा रूपा का। उन्होंने कहा कि तुम रूपा के नेटवर्क में जुड़े हुए हो। उन्होंने कहा जूता किस कंपनी का पहने हो? हमने कहा बाटा का। उन्होंने कहा तुम बाटा के नेटवर्क में जुड़े हुए हो, तुमको पता नहीं है लेकिन तुम जुड़े हुए हो उनके नेटवर्क में। तुम बाटा के नेटवर्क में जुड़े हुए हो इसीलिए बाटा अमीर है। तो सियाराम के नेटवर्क में जुड़े हुए हो, तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं इसलिए वो अमीर है। तुम रूपा के नेटवर्क में जुड़े हुए हो इसलिए रूपा वाले अमीर हैं। तुम्हारे नेटवर्क में कोई नहीं जुड़ा हुआ है इसीलिए तू गरीब हो। उन्होंने कहा कि उनके नेटवर्क में बहुत लोग जुड़े हुए हैं इसलिए वो अमीर हैं। तुम्हारे नेटवर्क में कोई नहीं जुड़ा हुआ है इसलिए तू गरीब हो। जिस दिन तुम्हारे नेटवर्क में लोग जुड़ जाएंगे तू भी उनके जैसा हो सकते हो। लेकिन वो लोग जोड़ते हैं झूठ बोलकर, तुमको झूठ बोलकर नहीं जोड़ना है। सेम काम, वो भी ग्राहकों का नेटवर्क बनाते हैं, तुमको भी ग्राहकों का नेटवर्क बनाना पड़ेगा। हमने कहा कि ग्राहकों का नेटवर्क कैसे बनेगा सर? तब उन्होंने कहा कि इसके लिए कुछ करना नहीं है। देखिए ये मजेदार बात। उन्होंने कहा कि इसके लिए तुमको कुछ करना भी नहीं है। हमने कहा बिना किए नेटवर्क बन जाएगा? उन्होंने कहा कि हाँ। हमने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि जो काम तू बचपन से करते आए
वही काम तुमको करना है और इससे नेटवर्क बनेगा, बहुत बड़ा नेटवर्क बनेगा एक दिन। उन्होंने कहा आज नहीं बनेगा, कल नहीं बनेगा, बहुत बड़ा नेटवर्क बनेगा एक दिन। और तुमने जो सपना देखा है वो सपना तुम्हारा पूरा होगा। जो सपना तुमने नहीं देखा है वो भी सपना तुम्हारा पूरा होगा। जिस सपने की तुमने कल्पना की है वो भी तुम्हारा सपना पूरा होगा। और मजेदार बात, जिस सपने की तूने कल्पना नहीं की है वो भी सपना तुम्हारा पूरा होगा, अगर हम जैसे बताएं वैसे कर लिया तो। हमने कहा कि बताओ क्या करना है। तब उन्होंने पूछा कि चाय पीते हो? हमने कहा कि जी चाय पीते। उन्होंने कहा किस कंपनी का? हमने कहा टाटा का। उन्होंने कहा कितने का लाते हो? हमने कहा सर 44 रुपए का मिलता है 250 ग्राम। ये बात है 9 जनवरी 2004 की। हमने कहा 250 ग्राम का मिलता है। उन्होंने आरसीएम का चाय का पैकेट निकाला और कहा कि आज से आरसीएम का चाय पियो, ये तुमको मिलेगा 40 रुपए। हम कुछ बोलने ही वाले थे कि उन्होंने कहा कि मजेदार बात है कि इस 40 रुपया में 4 रुपया तुम्हारे घर वापस भी आ जाएगा। हमने कहा 4 रुपया वापस भी आ जाएगा। उन्होंने कहा कि सबसे मजेदार बात है कि 4 रुपया वापस तो आ जाएगा, लेकिन अगर तुमको यह अच्छा लगता है और तुम किसी को कहते हो कि यह चाय पीजिए बहुत अच्छा है, उससे भी पैसा आएगा। हमने कहा कि अब हो गया कि और कुछ बताइएगा। उन्होंने कहा और मजेदार बात है कि तुम जिसको बताओगे वो पिएगा, उसको अच्छा लगेगा और वो किसी को बताएगा, उससे भी तुम्हारे घर पैसा आएगा। हमने कहा कि अब हो गया सर, तो मेरी बात सुनिएगा। तो उन्होंने कहा कि बोलो। हमने कहा कि यह कंपनी है कि धर्मशाला? तो उन्होंने कहा क्यों? हमने कहा 44 रुपए का चीज 40 रुपए में देगा, 4 रुपया मेरे अकाउंट में वापस भी डालेगा, हम किसी को बताएंगे उससे भी पैसा देगा, तो पैसा देगा कहां से? तब उन्होंने कहा कि जिस दिन इस हिंदुस्तान के लोग जान जाएंगे कि पैसा आता कैसे है, और जिस दिन हिंदुस्तान के लोग जान जाएंगे कि मेरे घर का पैसा जाता कैसे है, उस दिन भारत फिर सोने की चिड़िया बन जाएगी। हमने कहा कि बता दो। तब उन्होंने एक साबुन का टिकिया उठाया और वह साबुन था लक्स। उन्होंने कहा कि तुम किस साबुन से नहाते हो? हमने कहा बस सेम इसी साबुन से। फिर उन्होंने एक साबुन निकाला और कहा कि आज से इस साबुन से नहाना शुरू करो। हमने कहा आपके कहने से क्यों नहाए? उन्होंने कहा कि यही बात तुमको समझाते हैं, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी तो समझ में आ जाएगी, और अगर आ जाएगी तो लाखों लोगों का तुम किस्मत बना सकते हो। हमने कहा बताइए। उन्होंने कहा कि यह लक्स कितना में बिकता है? हमने कहा 20 रुपए। उस समय भी 20 रुपए में बिकता था लक्स, लेकिन अंतर बस यही था कि आज 75 ग्राम का लक्स बिकता है, उस समय 150 ग्राम का बिकता था। कीमत उतना ही है लेकिन माल आधा हो गया। इसका मतलब आज 40 रुपए में बिकता है 150 ग्राम का लक्स। उन्होंने कहा कि यह 20 रुपए में बिकता है, लेकिन इसकी कॉस्टिंग आती है 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपया। गवर्नमेंट का टैक्स हो जाता है, भारत सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होता है, यह 8 रुपए का हो जाता है। होलसेलर रिटेलर की इनकम, कंपनी की इनकम इसमें और लगा दिया जाता है तो यह 10 रुपए का हो जाता है। हमने कहा जब 10 रुपया सारा जोड़कर हो जाता है तो यह 20 रुपए में क्यों बिकता है? तब उन्होंने कहा कि 20 रुपया में इसलिए बिकता है कि इसमें एक और टैक्स जोड़ा जाता है। हमने कहा सारा टैक्स तो आपने जोड़ दिया, तो और कौन सा टैक्स? तो उन्होंने कहा कि इस टैक्स का नाम है माधुरी दीक्षित टैक्स, ऐश्वर्या टैक्स, तेंदुलकर टैक्स, धोनी टैक्स, सलमान खान टैक्स, शाहरुख खान टैक्स। वो एक बार आकर झूठ बोलते हैं टीवी पर, मेरे सुंदरता का राज लक्स, उनके यहाँ करोड़ों रुपया चला जाता है और इस लक्स का दाम 10 रुपया से 15 रुपया हो जाता है। हमने कहा तभी तो 15 रुपये में बिकना चाहिए।
तब उन्होंने कहा कि माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय आकर झूठ बोल देती है कि मेरे सुंदरता का राज, यह साबुन 10 से 15 रुपए का हो जाता है, लेकिन उनकी झूठ आपके कानों तक पहुंचाने में करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, इसीलिए यह 15 का 20 रुपया हो जाता है। आपको बार बार सुनाया जाता है टीवी पर, रेडियो पर, अखबार में, मैगजीन में कि मेरे सुंदरता का राज लक्स, मेरे सुंदरता का राज लक्स, मेरे सुंदरता का राज लक्स। टीवी वाले के पास यह पैसा चला जाता है, इसीलिए यह साबुन 10 रुपए का 20 रुपया हो जाता है। हमने कहा इसका मतलब आरसीएम 10 रुपए का बेचेगा? उन्होंने कहा कि नहीं, आरसीएम 10 रुपए का नहीं बेचेगा, आरसीएम में 20 रुपए वाला साबुन 18 रुपए का बेचेगा। हमने कहा कि फिर भी 8 रुपए ज्यादा क्यों? उन्होंने कहा कि यही बात समझना है। 2 रुपए तो ग्राहक को डायरेक्ट फायदा दे दिया, और जो यह 8 रुपया बचा, इस 8 रुपए का कमाल सुन लो। सलमान खान पहले भी हीरो था, 8 रुपया देकर यह कंपनी उसको और बड़ा हीरो बना देती है। शाहरुख खान पहले भी हीरो था, यह कंपनी उसको 8-10 रुपया देकर और बड़ा हीरो बना देती है। बलवीर कुशवाहा जीरो था, यह कंपनी कहती है बेटा 8 रुपया ले ले, तू हीरो बन जा। उन्होंने कहा, एग्जाम्पल के लिए हमने बलवीर जी का नाम लिया, किसी का नाम लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह कंपनी जीरो से कहती है कि अगर शाहरुख खान, हेमा मालिनी, ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित झूठ बोलकर करोड़पति हो सकती है, तो तुम सच बोलकर करोड़पति हो सकते हो। अगर जीरो हो, तुम आज अपने को हीरो मान लो तो। हमने कहा हीरो मान लेंगे तो हीरो हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि तुम केवल मान लो, यह कंपनी और तुम्हारा अपलाइन तुमको हीरो बना देगा। और सबसे मजेदार बात कि जो आज के हीरो हैं, उन्होंने कहा कि तुम फिल्म देखते हो? मैंने कहा कि बहुत फिल्म देखते हैं। उन्होंने कहा बलराज साहनी का नाम जानते हो? हमने कहा कि जी सर, बलराज साहनी का बहुत पिक्चर देखे। उन्होंने कहा कि उनके उसके बेटे को, नाती पोते को जानते हो? हमने कहा नहीं जानते। हमने पूछा कि सर यह बात क्यों आप पूछ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि यही अंतर समझा रहे हैं। बलराज साहनी बहुत बड़ा हीरो था, उसका बेटा फ्लॉप कर गया, उसका नाती पोते को कोई जानता नहीं है। राजेंद्र कुमार बहुत बड़ा हीरो था, दिलीप कुमार बहुत बड़ा हीरो था, उसके बच्चों को कोई जानता नहीं है। लेकिन आरसीएम से जो हीरो बनेगा ना, उसके बच्चे को उसके बाप से भी ज्यादा लोग जानेंगे, और उसके नाती पोते को उसके बाप से भी ज्यादा लोग जानेंगे। उन्होंने कहा कि आरसीएम ऐसा एक बार आपको हीरो बनाएगा कि तुम्हारे आने वाले 7 पीढ़ियां को लोग ज्यादा जानते जाएंगे, और वो सब जो हीरो बने थे, झूठे हीरो, उनके आने वाले पीढ़ियों को कोई जानता नहीं है। उन्होंने कहा अमिताभ बच्चन कितना भी बड़ा हीरो हो, झूठ बोलकर उसके बेटे हीरो नहीं बन पाए। बाप के नाम पर कुछ एक आध फिल्म मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन ओपी शर्मा हीरो थे, उसका बेटा रवि शर्मा ओपी शर्मा से भी बड़ा हीरो है, और रवि शर्मा का बेटा उससे भी बड़ा हीरो होगा। रवि शर्मा चाहेगा तभी होगा, और नहीं चाहेगा तभी होगा। इसी तरह तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, लेकिन हीरो कोई ऐसे नहीं बनता है। जमाना तुम्हारा इम्तिहान लेगा, अगर इस इम्तिहान को देने के लिए तैयार हो तो। हमने कहा एकदम देने के लिए तैयार है। तो उन्होंने कहा कि आज से कसम खाना होगा तुमको कि जो प्रोडक्ट आरसीएम में है वो किसी और कंपनी का नहीं खरीदेंगे। और इसका सीधा फॉर्मूला है कि घर से निकलो, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा पति कुछ प्रोडक्ट कहे कि हमको यह चाहिए, तो घर से निकलो, उस प्रोडक्ट को खरीदने से पहले एक बार चेक कर लो कि यह आरसीएम में मिलता है क्या। अगर वह प्रोडक्ट आरसीएम में मिलता है तो भूल कर भी कभी बाजार से मत खरीदना। हमने कहा कभी बाजार से खरीद लिए तो क्या होगा?
तब उन्होंने एक बात कही कि तुम्हारी एज है, इसका मतलब तुम जानते हो कि पहले टीवी चलता था एंटीना से, और हम लोग अपने छत पर, घरों के छत पर एंटीना लगाते थे। उन्होंने कहा कि उस एंटीना पर अगर चिड़िया तेजी से बैठ जाता है, जोर से बैठ जाता है, तो एंटीना हिलता था तो पिक्चर झिलमिलाने लगती थी। हमने कहा जी सर। उन्होंने कहा कि दूसरे प्रोडक्ट के बारे में अगर सोचा तो तुम्हारे सपने का पिक्चर झिलमिलाने लगेगी। जो तूने सपना अभी लिखा मेरे सामने कि हमको बहुत बड़ा घर चाहिए, बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, बच्चे देश विदेश में पढ़े, ऐसा चाहिए, तो तुम्हारे सपने का पिक्चर झिलमिलाने लगेगा। और अगर तूने किसी और कंपनी का खरीदा, इसका मतलब है कि एंटीना गलत डायरेक्शन में घूम गया, तुम्हारे सपने का पिक्चर टीवी से गायब हो गया। कभी अपने सपने के पिक्चर को गायब मत होने देना। और फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा काम है अपने सिस्टम के बारे में कम से कम 2 लोगों को बताना। हमने कहा 2 लोगों को बताएंगे तो क्या होगा? उन्होंने कहा कि कौन हाँ कहता है, कौन ना कहता है, इससे तुमको लेना देना नहीं है। तुम्हारा काम है प्रतिदिन 2 लोगों को बताना। महीने में होगा 60, उसमें से समझ ही जाएंगे 2 4 8। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 2 लोगों को समझाना, महीने में होगा 60, उसमें से समझ ही जाएंगे 2 4 8। और जो 2 4 8 समझें, उनको भी यही फॉर्मूला समझा देना कि भैया तू भी प्रतिदिन 2 लोगों को समझाओ, महीने में होगा 60, उसमें से समझ ही जाएंगे 2 4 8। लेकिन समझाने जाओगे तो लोग तुमको ठोकेंगे, लोग तुमको बजाएंगे। बजने के लिए तैयार रहना। लोग तुमको कहेंगे कहाँ फंस गए, लोग तुमको कहेंगे पागल हो क्या। और जिस दिन लोग तुमको पागल कहने लगे, समझ जाओ कि कामयाबी की बीज तुम्हारा अंकुरित होने लगा। यह बीज एक दिन पौधा बनेगा, यह बीज एक दिन पेड़ बनेगा, यह एक बीज एक दिन बगीचा बनेगा, और इतना बड़ा बगीचा बनेगा कि तुम्हारे आने वाली 7 पीढ़ियां इस बगीचे का फल खाती रहे, कभी कम ना हो। और दोस्तों, उनकी बात सुनकर हम लगे, उनकी बात सुनकर लगे, लोगों को बताना शुरू किया, लोगों ने गाली देना शुरू किया, लोगों ने फ्रॉड करना शुरू किया, तरह तरह का उपाधि लोगों ने शुरू किया। और तब बीसी छाबड़ा जी ने बताया कि लोग क्या कहते हैं, इससे तुमको कोई लेना देना नहीं। तुम क्या कर रहे हो, इससे लेना देना नहीं। तुम्हारा बस एक ही काम है, कम से कम 2 लोगों को डेली बताना, कम से कम 2 लोगों को बताना। अगर वो समझे तो ठीक, नहीं समझे तो ठीक। वो समझे तो बढ़िया, और नहीं समझे तो बहुत बढ़िया। कभी अपने चेहरे पर उदासी मत लाने आने देना। हमेशा मुस्कुराते रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना। 2 लोगों को बताओ, ना भी कहे तो समझ जाओ कि तुम्हारा कोटा पूरा हो गया। 3 बता सकते हो, 4 बता सकते हो, 10 बता सकते हो, बहुत बढ़िया। लेकिन जब तक 2 लोगों को आरसीएम नहीं बताओ, तब तक रात का खाना नहीं खाओ। रात को सोना नहीं है तुमको जब तक 2 लोगों को नहीं बताओगे। हमने बिजनेस स्टार्ट किया। पहले महीने इनकम आई 52 रुपए की। पहले महीने इनकम आई 52 रुपए की, और लाइफ में पहली बार हम नेगेटिव हुए थे। जैसे ही 52 रुपए की इनकम आई, बीसी छाबड़ा जी को हमने फोन लगाया। और बिहार के भोजपुर इलाके के रहने वाले हैं, और पूरे विश्व में भोजपुरी में सबसे ज्यादा गाली होता है। भोजपुरी भाषा में जितनी गाली दी जा सकती है, उतना किसी भाषा में गाली नहीं दी जा सकती है। और हमने बीसी छाबड़ा जी को कम से कम 1000 गाली दिया होगा नॉन स्टॉप। और बीसी छाबड़ा जी मजे से सुनते रहे, मुस्कुराते रहे, बार बार बोलते रहे कि हो गया कि अभी और, हो गया कि अभी और जब हम बोलते बोलते थक गए तो उन्होंने कहा कि हो गया। हमने कहा जी। उन्होंने कहा अब फिर से बताओ कितने की चेक आई है। उस समय चेक आता था। हमने कहा 52 रुपए की। उन्होंने कहा ठीक से देखो कितने की आई है। हमने कहा 52 रुपए की। उन्होंने कहा फिर से देखो, चेक पढ़ो क्या लिखा हुआ है। हमने कहा सर क्लियर है, इस पर लिखा हुआ है 5 और 2 52। उन्होंने कहा कि कमलेश अब मेरी बात सुन, 52 रुपए की चेक तुमको कंपनी ने दिया है,
अब तुम्हारी मर्जी कि इस पर कितना जीरो लगाओगे। उन्होंने कहा कि 52 रुपए की चेक कंपनी ने दिया है, अब तुम्हारी मर्जी इस पर कितना जीरो लगाओगे। तुम्हारी मर्जी तो 1 जीरो लगेगा, तुम्हारी मर्जी 2 जीरो लगेगा, तुम्हारी मर्जी 3 जीरो लगेगा, तुम्हारी मर्जी 4 जीरो लगेगा, जितना जीरो लगाना है अब तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम विचलित नहीं हुए, अगर तुम लोगों को बताना नहीं छोड़ा, अगर तुमने अपने एंटीना को नहीं हिलाया, तुम अपने माइंड को सेट कर लिया, कभी अपने माइंड को अपसेट नहीं किया, तो इस पर हर 1-2 महीने पर जीरो लगेगा। और एक दिन ऐसा जीरो लगेगा, ऐसा जीरो लगेगा कि पूरी दुनिया तुमको जीरो समझती थी, और जीरो लगते लगते तुम हीरो बन सकते हो। बनना है हीरो, बनना है हीरो, तो इस पर लगाना है जीरो। और खुद से नहीं लिखना है, लोग जीरो लगाएंगे। बस तुम्हारा काम है लोगों को समझाना, तुम्हारा काम है लोगों को समझाना। कोई समझे तो ठीक, नहीं समझे तो ठीक। अगले महीने उनकी बात सुनकर हमने खूब मेहनत किया, खूब काम किया, 1 जीरो लग गया। अगले महीने हमने और किया, जीरो लगता गया। और कमाल कि चौथे महीने इस बिजनेस के हम रॉयल्टी अचीवर हो गए थे। 8वें महीने हम इस बिजनेस के टेक्निकल अचीवर हो गए थे। और बीसी छबड़ा जी ने एक बात कही कि कमलेश, लाओ डायरी, एक बात लिख देते हैं, लेकिन इस बात को बस खाली याद रखना, पलटते रहना और देखना, जैसा हम बोल रहे हैं अगर वैसा तुमने 1 साल कर दिया तो यह सच होगा। हमने कहा क्या होगा सर? तो बीसी छबड़ा जी ने लिखा था कि कमलेश, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन 1 साल जैसा हम बोल रहे हैं वैसा काम कर दिया, तो एक दिन ऐसा होगा कि तू किसी स्टेज पर बोल रहा होगा और पढ़े लिखे लोग तुम्हारी बात सुनने के लिए टिकट कटाकर बैठे होंगे, और तुम्हारी हर बात पर लोग ताली बजा रहे होंगे। विश्वास हो रहा है? हमने कहा नहीं सर। उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा, अगर तुम्हारा माइंड अपसेट नहीं हुआ तो, अगर तुम्हारा एंटीना नहीं हिला तो। और माइंड अपसेट नहीं किया हमने, एंटीना को हिलने नहीं दिया, एकदम फिक्स रखा। तो 9 जनवरी 2004 में हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। पहला इनकम आया था 52 रुपए, और ठीक 1 साल बाद 12वें महीने की मेरी इनकम थी 1,12,287 रुपए। और उसके बाद तो लोग टिकट कटाकर बात सुनने लगे। हम बैठकर स्टेज पर अंगूठा छाप बोल रहा होता था, और सामने मास्टर डिग्री वाले ताली बजा रहे होते, और ताली बजाने के लिए 100 रुपया देकर ताली बजा रहे थे। ऐसा नहीं कि मुफ्त में बुलाया गया था कि आओ खाना खाने और तब ताली बजाओ, वो 100 रुपया देकर ताली बजा। आज भी मेरे सामने बहुत मास्टर डिग्री वाले बैठे होंगे, बहुत ग्रेजुएट बैठे होंगे, मेरी बात सुनकर ताली बजा रहे होंगे। बस एक बात कहना चाहते हैं कि आपके साथ भी यह हो सकता है, अगर आपने अपने माइंड को अपसेट नहीं किया तो, अपने माइंड को सेट कर लिया तो। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है अगर आपने अपने एंटीना को नहीं हिलने दिया तो। आपके सामने, आप में से बहुत लोगों के अपलाइन होंगे बलवीर जी, सब्जी बेचते थे ठेले पर, उनकी कहानी आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने बस माइंड सेट कर लिया कि यह कोट पहन लिया, यह टाई लगा लिया, तो अब यह टाई और कोट खोलना नहीं है। और जिसने कसम खा लिया कि एक बार टाई लगा लिया, कोट लगा लिया, तो यह खोलना नहीं है, सिस्टम की मजबूरी है कि उसके घर जितना बड़ा कोट होगा उससे बड़ा नोट आएगा। और आज देख लीजिए, बलबीर सिंह सर जब सब्जी बेचना छोड़कर टाई लगाया, सीएम का कोट लगाए, तो आज नोट की बरसात होती है। यहाँ भी ऐसा होता है, लेकिन अगर हम लोगों ने ठीक से इस बिजनेस को समझा तो। आज सब चीज हो गया,
बच्चे मेरे अच्छे क्वालिफाइड हो गए, अच्छे पढ़ाई किए, अच्छे जॉब कर रहे हैं। अपनी एज, बहुत लोग कहते हैं कि सब लोग बूढ़े होते हैं, आप जवान हो रहे हैं। हमने कहा आप भी हो सकते हैं, अगर आपने आरसीएम को ठीक से समझ लिया तो। अगर आपने आरसीएम ठीक से समझ लिया तो। और कल गोरखपुर में मेरी मीटिंग थी, एक डॉक्टर आए और लाने वाला परिचय करा रहा था होटल में कि ये डॉक्टर हैं। उन्होंने हमसे पूछा कि आप कौन हैं, तो हमने कहा कि हम भी डॉक्टर हैं। गर्मजोशी से उन्होंने हाथ मिलाया कि हम भी डॉक्टर, आप भी डॉक्टर। लेकिन हमने कहा कि सर हम दूसरी क्लास फेल हैं। फिर उन्होंने हाथ पीछे खींच लिया कि दूसरी क्लास फेल है तो डॉक्टर कैसे। हमने कहा कि डॉक्टर हैं और आपके पास हर बीमारी का इलाज नहीं होगा, मेरे पास हर बीमारी का इलाज। बीमारी तो सैकड़ों तरह की होती है। हमने कहा डॉक्टर साहब आज मेरी बात सुन लें, बीमारी केवल 4 तरह की होती है। आर्थिक बीमारी, शारीरिक बीमारी, सामाजिक बीमारी और मानसिक बीमारी। 5वां कोई बीमारी नहीं होती है। और हम ऐसे डॉक्टर हैं कि मेरे पास इन चारों बीमारियों का इलाज है। शारीरिक बीमारी भी, आर्थिक बीमारी भी, मानसिक बीमारी भी और सामाजिक बीमारी भी। इन चारों बीमारियों का इलाज है। जो मेरी बात 1 साल मान लेता है, इन चारों बीमारियों से दूर हो जाता है। उसके पास कभी ये चारों बीमारी नहीं आती है। और सबसे मजेदार बात कि उसकी बीमारी दूर हो जाती है और 1 साल में उस व्यक्ति को हम डॉक्टर बना देते हैं। वो भी हजारों लोगों की बीमारी को दूर कर देता है। उन्होंने कहा कैसे? और जब हमने बताया कि ऐसे, डॉक्टर साहब को सैल्यूट करना पड़ा। उन्होंने कहा 1 घंटा रहे डॉक्टर साहब, होटल के नीचे आए, चाय पिए हम लोग। और जाते जाते डॉक्टर साहब ने कहा कि सर आपने कहा था कि आज जो भी बात करेंगे उसमें झूठ नहीं बोलेंगे। आपने बहुत अच्छी अच्छी बात कही, लेकिन एक चीज आपने झूठ बोला है। हमने कहा क्या? आपने कहा कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, यह नहीं हो सकता। हमने कहा क्यों सर? अब तो पढ़े लिखे जो नहीं है उसको इतनी जानकारी नहीं हो सकती। हमने कहा ये तो सब मेरा कमाल नहीं है सर। जैसे किसी के शरीर में से प्राण निकाल दिया जाए, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। मेरे में से थोड़ा आरसीएम निकाल कर देखिए, फिर हम जीरो हो जाएंगे। यह सब आरसीएम का कमाल है। यह सब आरसीएम का कमाल है कि हम चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, और कोई मास्टर डिग्री वाला चिल्ला कर कहता है कि हम पढ़े लिखे हैं, तो उसको भी लोग कहते हैं कि झूठ बोलता है, और हमको भी लोग कहते हैं कि झूठ बोलता है। क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हो जाते हैं उनमें ईगो हो जाता है कि हम पढ़े लिखे हैं, वो सीखने का प्रयास नहीं करते। और हम पढ़े लिखे नहीं हैं, अपने पास ईगो है ही नहीं, हम शान से कहते हैं पढ़े लिखे नहीं है, और रोज कुछ ना कुछ सीखने का कोशिश करते हैं। इसलिए मेरे पास जानकारी नहीं है सर, जानकारियों का भंडार है। और हमने कहा, उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा कि आपकी एज कितनी, तो उन्होंने कहा बहुत हो गई। हमने कहा कि बहुत हो गई तो कितनी आखिर? उन्होंने कहा कि 3 साल में रिटायर कर जाएंगे। हमने कहा फिर भी बताइए कितनी? तो उन्होंने कहा कि बहुत हो गई। हमने कहा हमसे कितना ज्यादा हुआ होगा? तो उन्होंने कहा आपसे तो कम से कम 10 साल बड़े होंगे। हमने कहा कि फिर भी बताइए कितनी? तो उन्होंने कहा 56 साल। उन्होंने कहा कि मेरी एज 56 साल हो गई। हमने कहा कि डॉक्टर अंकल आप मेरे से छोटे हैं 8 साल। और फिर उनको हमने बताया कि आपसे 8 साल बड़े हैं, 1 डेढ़ घंटे से आपसे बात हो रही है। अपने पर ध्यान दीजिए कि आप कैसे बैठे हैं, और मेरे पर ध्यान दीजिए कि हम कैसे बैठे हैं। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा हम कैसे बैठे हैं, एकदम टाइट बैठे हैं। और हमने उनको बताया कि केवल टाइट बैठिएगा तो आपकी एज 20 साल बढ़ जाएगी। लूज बैठिएगा तो आपकी एज 20 साल लूज हो जाएगी। और टाइट बैठते हैं ऐसे 8-8 घंटे 10-10 घंटा बैठकर इसी स्टाइल में, और मीटिंग ले लेते हैं, कभी थकावट नहीं। मेरे घर के लोग परेशान रहते हैं कि इतना काम करते हैं, थकते क्यों नहीं है?
हम उनसे कहते हैं कि जीवन के आखिरी दिन तक थकेंगे नहीं। थकावट मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अपने लिए कुछ करते ही नहीं है, हमेशा दूसरे की भलाई के लिए करते हैं। मेरी प्रवचन सुनकर आपके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। मेरी प्रवचन सुनकर आप अगर इसको अमल में करेंगे तो आपके जीवन में भी परिवर्तन होगा और आप लोगों के द्वारा हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन हो सकता है। करना क्या है? 2-3 काम। पहला कि जो चीज आरसीएम में है वो कभी आप दूसरे कंपनी का न लाएं। तीसरा कि आपके पास एक ऐसा अपलाइन होना चाहिए जिसकी हर बात, देखिए जके जन सर मेरे से 10 साल छोटे हैं, लेकिन मेरे लिए बड़े भाई का दर्जा, फादर का दर्जा, गुरु का दर्जा, उनकी आज तक किसी एक बात को हमने काटा नहीं है। उन्होंने कह दिया कि कमलेश ऐसा, और हमने हूबहू कर दिया वैसा। आज तक आप किसी को जो आपको समझ में आए कि इसकी बात सुनकर मेरी जिंदगी बदल सकती है, उसकी बात मानकर सीखे। क्योंकि मेरे को भी छाबड़ा जी ने सिखाया था, यह 3 शब्दों का बिजनेस है। सीखो, सिखाओ और कमाओ। सीखो, सिखाओ और कमाओ। कम सीखोगे, कम सिखाओगे, कम कमाओगे। ज्यादा सीखोगे, ज्यादा सिखाओगे, ज्यादा कमाओगे। बहुत ज्यादा सीखोगे, बहुत ज्यादा सिखाओगे, बहुत ज्यादा कमाओगे। नहीं सीखोगे, नहीं सिखाओगे, नहीं कमाओगे। और हमने रोज सीखने का काम किया, रोज सिखाने का काम किया। रोज सीखा, रोज सिखाए। पहले दिन कोई आता है, क्या क्या गलती करते हैं लोग नए में, यह बात हम पहले दिन से ही सिखाना चालू करते हैं। पहले दिन किसी को लाते हैं, पहले दिन उसी के मोबाइल से ज्वाइनिंग डालना सिखाते हैं। ज्वाइनिंग डालना सिखाते हैं कि ज्वाइनिंग ऐसे डालना चाहिए। पहले दिन से अब सिखाते हैं जूम मीटिंग, जूम उसके मोबाइल में डाउनलोड कराते हैं और पहले दिन से ही सिखाते हैं कि तुमको मीटिंग में बैठना पड़ेगा। अगर मीटिंग में नहीं बैठते हो तो ये सपना लिखे हो जो कागज में, इसको फाड़ कर फेंक दो, तुम्हारा सपना पूरा नहीं होगा। पहले दिन से उसको कहते हैं कि मेरे सामने सपना लिखो, और पहले दिन बताते हैं कि तुम्हारा सपना ये पूरा हो सकता है, यह सारा पूरा हो सकता है अगर तूने यह काम किया तो, और यह काम नहीं करोगे तो यह सपना तुम्हारा अधूरा रह जाएगा। पहले दिन से सिखाते हैं कि स्पॉन्सर कैसे करनी है और एक स्पॉन्सर से क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है, यह बात आपको बता दे। एक मेरे टीम में गोवा में टेक्निकल अचीवर हैं विनय सिंह जी। उनको हमने पहले दिन सिखाया कि ऐसे ऐसे आपको स्पॉन्सर करना है, और उन्होंने अपने टीम के एक व्यक्ति को सिखा दिया कि ऐसे ऐसे स्पॉन्सर करना है। उस व्यक्ति ने, विनय सिंह जी ने एक दिन हमको फोन किया कि सर मजा आ गया, एक व्यक्ति मिला है, इस महीने जुड़ा है और वो 70,000 का बिजनेस दे रहा है। हम भी उसका बिजनेस चेक कर रहे थे बार बार। 55 ज्वाइनिंग उसने पहले महीने लगाया। 55 ज्वाइनिंग उसने लगाया। 55 ज्वाइनिंग लगाया तो हमने विनय सिंह से पूछा कि भाई ये बताओ कि इसमें से किसका किसका बिगिनर हुआ है, किसका किसका ओपनर हुआ है, ये चेक करो। तो विनय सिंह ने कहा कि सर हम ट्रेन में हैं, थोड़ा आप चेक कर लीजिए। उसकी आईडी खोलकर जब हमने एक क्लिक किया उसके आईडी के नीचे, तो लगा कि मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा। 55 के 55 पर उसने अपना स्पॉन्सर डाल दिया था। उस व्यक्ति की 55 लेग खुल गई थी। हमने विनय सिंह को बताया, विनय सिंह ने कहा कि सर अब कैसे होगा। हमने कहा उस आदमी से बात करो। उस आदमी से बात किया गया तो फिर हमको फोन किया कि सर यह 55 ज्वाइनिंग एक के नीचे एक कैसे होगी, हमको तो बताया नहीं गया था। एक के नीचे एक करा दो और तब हम अगले महीने से काम स्टार्ट करेंगे। हमने विनय सिंह को बताया कि सर उससे बात कीजिए, यह कोई तरीका नहीं है, फिर से सबका डालना पड़ेगा। और इतना बात पर वो आदमी नाराज हो गया, मेरा फोन ब्लॉक कर दिया, विनय सिंह का फोन ब्लॉक कर दिया, कहा कि अब आरसीएम नहीं करना है।
6 महीने बाद उसका कोर्स टर्मिनेट हो गया और किसी दूसरे जगह जाकर उसने ज्वाइन कर लिया। ये 2 साल पहले की बात है। 2 साल पहले किसी दूसरे टीम में जाकर ज्वाइन कर लिया और आज वो आदमी एमरल्ड है। विनय सिंह के वीकर में आया था। विनय सिंह का बिजनेस 60 लाख 70 लाख पाउंड का है। वह एक आदमी इनको स्टार एमरल्ड बना दिया होता। उस एक आदमी के चलते अपना करोड़ों का नुकसान हो गया। हम लोगों ने उसको ठीक से नहीं सिखाया। तो यह विनय सिंह के साथ हुआ, यह मेरे साथ हुआ, यह आपके साथ भी हो सकता है बलबीर सर, देवेश सर, यह आप लोगों के साथ भी हो सकता है माधव जी, अगर आपने इसको ठीक से नहीं सिखाया तो। अब हम पहले दिन से ही लोगों को सिखाते हैं क्या क्या करना है। पहले दिन से ही लोगों को सिखाते हैं कि अगर सपने पूरा करना है तो तुमको पहले दिन से टाई लगाना पड़ेगा। अगर टाई नहीं लगाओगे तो तुम्हारा सपना खटाई में चला जाएगा। अगर चाहते हो कि सपना खटाई में नहीं जाए तो टाई लगाना पड़ेगा। तुमको अच्छा दिखना पड़ेगा, वेशभूषा बदलना पड़ेगा। अब पहले दिन से ही सिखाते हैं कि आपको लॉयल क्लब करना पड़ेगा। आप सारे लोग लॉयल क्लब हैं। लॉयल क्लब सबको मालूम है कि 2500 बीवी पर लॉयल क्लब होता है। हम कभी किसी को नहीं बताते हैं कि 2500 बीवी करना पड़ेगा। कभी भी नहीं बताते हैं बलबीर सर कि किसी को 2500 बीवी करना पड़ेगा। हम उससे पूछते हैं सामने वाले लोगों से कि पहले लॉयल का मतलब क्या होता है बता दो। तो लोग कहते हैं कि सर लॉयल का मतलब होता है वफादार। हमने कहा कि आपको वफादार बनना पड़ेगा। किसके प्रति? तो सामने वाला कहता है आरसीएम के प्रति। हम कहते हैं भूल कर आरसीएम के प्रति वफादार बनने की जरूरत नहीं है। आपको अपने अपलाइन के प्रति वफादार बनने की जरूरत नहीं है। आपके डाउन लाइन के प्रति वफादार बनने की जरूरत नहीं है। आपको वफादार बनने की जरूरत है अपने सपनों के प्रति। आपने सपना लिखा है कि बहुत बड़ा घर चाहिए, बहुत बड़ा गाड़ी चाहिए, बहुत बैंक बैलेंस चाहिए, देश विदेश की यात्रा चाहिए। यह आपका सपना है और आपका सपना पूरा कैसे होगा? इसी साबुन से आपका सपना पूरा होगा। इसी साबुन में से बंगला निकलेगा, इसी चाय पत्ती में से कार निकलेगी, इसी मसाले में से आपके बच्चों की अच्छे स्कूल कॉलेज निकलेंगे। अब मसाला का पैकेट लाओगे किसी और का तो उसमें से तो आपके बच्चों की पढ़ाई नहीं निकलेगी। चाय पत्ती लाओगे किसी और का तो उसमें से तो कार नहीं निकलेगा। साबुन लाओगे किसी और का तो उसमें तो बंगला नहीं निकलता है। इसका मतलब आप अपने सपनों के प्रति वफादार हो तब इस प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य के प्रति वफादार हो तो इस प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा। अगर आप अपने पत्नी बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति वफादार हो तो उनको यह प्रोडक्ट यूज कराना पड़ेगा। और आप लोगों से पूछते हैं हम कि कोई भी अगर पति पत्नी और 2 बच्चे हैं और आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करे तो कहाँ कारण है कि 2500 बीवी नहीं होगा? मेरे घर 8-10 हजार बीवी हो जाता है केवल घर में यूज करने से। घर के लोग निफ्टी चार्ज खाते हैं, घर के लोग सारे आरसीएम के प्रोडक्ट लेते हैं, घर के लोग गमा ओरिजिनल लेते हैं, घर के लोग आरसीएम के कपड़े पहनते हैं। कैसे नहीं 2500 बीवी होगा? अगर हम केवल 2500 बीवी का बताते हैं तो हो सकता है कि कोई 5000 बीवी करना चाहे, कोई 7000 करना चाहे, वो 2500 पर रुक जाए। कहीं ऐसा ना कि डायमंड क्लब वाला हाल हो जाए। ये नेगेटिव बात है, पता नहीं सबको बताना चाहिए कि नहीं। हमने खुद अपने टीम में डायमंड क्लब चेक किया। हजारों लोग डायमंड क्लब चेक करते हैं लेकिन 95% लोग डायमंड क्लब नहीं करते थे, अपने आप से मजाक करते थे। बलबीर सर, हमने डायमंड क्लब का लिस्ट जब निकाला, कैसी यहाँ से मंगाया तो देखा डायमंड क्लब लोग कैसे करते हैं। शायद आप लोगों की टीम में भी वैसे ही करते होंगे। पूरे आरसीएम में ऐसे ही करते हैं लोग। खरीदारी करते हैं 5000 5 बीवी का, 5000 1 बीवी का, 5000 2 बीवी का। मजाल है कि अकाउंट से बीवी हो जाए। 5000 7 बीवी, 5000 9 बीवी, 5000 2 बीवी।
अगर 5100 बीबी हो जाए तो 100 बीबी का लौटवा देते हैं कि अगले महीने काट देना। इसका मतलब आप डायमंड क्लब नहीं करते हैं, खाना पूर्ति करते हैं कि आपको टारगेट है कि इतना नहीं करोगे तो सस्पेंड हो जाओगे, ऑफलाइन का डर है इसीलिए करते हो। तो कहीं 2500 बीबी का लॉयल क्लब भी ऐसा ही नहीं हो जाए। इसलिए लॉयल क्लब की बात क्या करनी है, आप बताएं कि अपने सपनों के प्रति वफादार रहो। आपके घर में जो आरसीए में मिलता है वो दूसरे कंपनी का नहीं आना चाहिए। आप देखिए लॉयल क्लब क्या डायमंड क्लब हो जाएगा। ऐसा हो सकता है। ऐसा करके आप अपने 52 रुपए के चेक पर जितना जीरो चाहें लगा सकते हैं, अगर आप अपने सपनों के प्रति वफादार हो तो। और अंतिम चरण में 5 मिनट बाद, समय हमने देखा नहीं, बहुत हो गया, 10 बज गए, लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण बात है वो करते। 2014 में नारा निकला था और उस नारे को कभी केसी छबड़ा जी भी बहुत दोहराते हैं, बीसी छबड़ा जी भी। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हुए तो नारा दिया गया था, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। हर अखबार में अब की बार मोदी सरकार, हर रेडियो पर अब की बार मोदी सरकार, हर दीवार पर अब की बार मोदी सरकार, हर टीवी पर अब की बार मोदी सरकार, हर चैनल पर अब की बार मोदी सरकार। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार इतना लोगों के दिमाग में घुस गया कि एक यूपी के अमरोहा में एक घटना घटी। राहुल गांधी की मीटिंग थी और राहुल गांधी ने उस नारे का नकल किया। उन्होंने कहा कि अब की बार मोदी सरकार नहीं, मोदी सरकार बेकार है, अब की बार कांग्रेस की जय जयकार, अब की बार कांग्रेस की जय जयकार। और उन्होंने लोगों से कहा कि हम बोलेंगे अब की बार तो आप लोग बोलिएगा कांग्रेस की जय जयकार, कांग्रेस की सरकार। और राहुल गांधी ने शान से बोला, लाखों लोग थे, अब की बार, और पूरे फील्ड से आई आवाज, अब की बार मोदी सरकार। मीटिंग थी कांग्रेस की, बोलना चाहिए था कांग्रेस की जय जयकार, लेकिन लोगों ने कहा अब की बार भी मोदी सरकार। क्यों? क्योंकि लोगों के दिमाग में भर गया था, रेडियो पर टीवी पर सुनते सुनते अब की बार मोदी सरकार। हम आपको समझाना क्या चाहते हैं, किसी चीज की एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, लगातार 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 अगर ट्रेनिंग लिया जाए तो उस चीज के आप मास्टर बन जाते हैं। यह बात वीसी छबड़ा जी ने सिखाया। अभी हमने गामा रीजनल की ट्रेनिंग ली है, 8 ट्रेनिंग लगातार ली है। अभी परसों रोज वही एवरी मंडे वाले पर ट्रेनिंग होगा गामा रीजनल की, और अप्रैल से 2 तारीख से हर शनिवार और मंगलवार को लगातार 8 ट्रेनिंग गामा ओरिजिनल की होने वाली है। आप लोग चाहें तो सबके पास एवरी मंडे वाली ये है लिंक है, उस पर 8 बजे शामिल हो सकते हैं। हमने लगातार, क्योंकि ईसा मसीह जी ने कहा कि अगर किसी के दिमाग में भर देना है गामा 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 गामा, कि वो सोते उठते जागते नहाते धोते उसके दिमाग में गामा गामा आए, तो वही काम अपनाना पड़ेगा जो भाजपा ने किया था अब की बार मोदी सरकार। और किसी को कहती हैं लीडर को कि लगातार लो, और हमने लगातार पूरे अप्रैल तक हर शनिवार और मंगलवार को 8 बजे लिया है गामा का। और इसी तरह अलग अलग प्रोडक्ट का हम लोग ट्रेनिंग लेंगे। और हमने जानबूझकर उस आईडी पर किया, वह आईडी एसएसपी ग्रुप के किसी के लिए खुला है, जो भी चाहे आ सकता है, लेकिन दूसरे को भेजते नहीं है। दूसरा को लगेगा कि पता नहीं इन्होंने क्यों भेजा, लेकिन बलबीर जी केवल लीडर नहीं है। बलबीर जी को हमने कभी भी यह नहीं माना कि मेरे क्रॉस लेके हैं। बलबीर जी जब भी याद करते हैं हम आते हैं। आशा दीदी मेरी अपनी बहन से भी बढ़कर हैं, तो इन लोगों के लिए कभी भी मेरा हाजिर शरीर हाजिर है। तो इसलिए बलबीर जी की टीम, अगर आशा दीदी की टीम, देवेश्वर की टीम, पुष्पा जी की टीम, कोई भी चाहे तो उस आईडी पर शामिल हो सकता है। 1000 लोगों की आईडी है, इसलिए भरने की नहीं है। हाँ, हो सकता है कि उस दिन किसी खास लीडर की, क्योंकि जैसे ये मिलता था पिलर अवार्ड,
तो उन्होंने कुछ अवार्ड भी रखा है कि कुछ अवार्ड देंगे, तो किसको एक आदमी को अवार्ड मिलेगा यह आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा। आपने उस मीटिंग से क्या सीखा, आपकी टीम क्या सीखी, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और लगातार मीटिंग होता रहेगा तो आप लोगों में से भी बहुत लोगों को अवार्ड देंगे, क्योंकि कभी हमने नहीं किया। हमने मीटिंग कराकर बलबीर जी को अवार्ड दिलवाया था, पिलर अवार्ड। तो इसलिए कोई ये नहीं है, सबको अवार्ड मिलेगा और अवार्ड कोई मायने नहीं रखता। उस मीटिंग में हम भी रहेंगे, आधा घंटा उस मीटिंग में हम भी रहते हैं और आधा घंटे की गामा ओरिजिनल की ट्रेनिंग होगी। लगातार 8 सप्ताह तो फिक्स है, 8 सप्ताह के बाद भी बढ़ा सकते हैं। हर शनिवार और मंगलवार को रात को 8 बजे, वही एवरी मंडे 8 PM वाले चैनल पर। अगर यह काम आपने भी किया, यह काम आपने भी या एवरी मंडे वाले पर होता रहेगा, हमेशा हर महीने किसी न किसी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होगी, किसी दिन हेल्थ कार्ड की ट्रेनिंग होगी, तो